Hello students, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is a special class for TGT English. Now, let's start the class. Today we are discussing about terms, forms and movement related to English literature. इसके पहले हम लोग 3 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर में टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट की. मैं बता दूं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं TGT इंग्लिश 2020 फॉर्म आकर जा भी चुके हैं. 2021 आ चुका है. खैर फॉर्म तो आने हैं बट हमें अपनी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग रखनी है. इसलिए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतने ज्यादा वो वर्ड्स हमारे माइंड में स्ट्रांगली सेट हो जाएंगे. तो इसके पहले हम लोग 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं. इसके पहले मैंने आपको पीडीएफ भी दिया है क्वेश्चंस का और इसके बाद मैंने सारे क्वेश्चंस को एक एक करके 1 बाय 1 इलेबोरेट भी किया है. तो आज 201 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं. आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी. चलिए स्टार्ट करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 201. 201. द टर्म यूज्ड फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस आफ्टर ऑफन फार्शियल यूजुअली सैंडविच बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ लॉन्ग प्ले इज कॉल्ड. इसमें पूछा गया है कि उस टर्म को क्या कहते हैं जो यूज किया जाता है फॉर शॉर्ट परफॉर्मेंस. देखिए, आप जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका जो बेसिक है, उसका जो मेन पॉइंट है उसको आप समझेंगे. ये इतने बड़े क्वेश्चन में मेन चीज क्या है कि एक ऐसा टर्म जो शॉर्ट परफॉर्मेंस होता है, दूसरी चीज वो फार्शियल होता है और दूसरी चीज वो सैंडविच होता है किसके बीच में, लॉन्ग प्ले में. यानी कि कभी भी कोई एक्ट, एक लॉन्ग प्ले के बीच में जो कई सारे एक्ट्स होते हैं, उन एक्ट के बीच में जो फार्शियल परफॉर्मेंस दे दी जाती है, छोटी छोटी परफॉर्मेंस जो कि फार्शियल होती है, उसे क्या कहते हैं, इंटरल्यूड. क्या कहते हैं बेटा, इसे इंटरल्यूड कहते हैं. ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर. अब यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है पोएटिक जस्टिस. तो पोएटिक जस्टिस क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, जहां पे वर्च्यू को रिवॉर्ड मिलता है, यानी वर्च्यू इज रिवॉर्डेड एंड VICE वाइस बने अवगुण होता है, एंड वाइस इज पनिश्ड. जहां पे इन द एंड ऑफ द प्ले द वर्च्यू इज रिवॉर्डेड एंड द वाइस इज पनिश्ड, देयर इज पोएटिक जस्टिस. तो पोएटिक जस्टिस एक अलग हो गया. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉमिक रिलीफ. मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूं, कॉमिक रिलीफ क्या होता था, जब आपकी कोई ट्रेजेडी चल रही होती है और उसमें बहुत स्ट्रेस होता है, यानी बहुत स्ट्रेसफुल सीन होते हैं, उनके बीच बीच में थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करने के लिए छोटे मोटे कॉमिक सीन दे दिए जाते हैं. वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं. और वन एक्ट प्ले, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसे प्ले होते हैं विच कंटेन्स ओनली वन एक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसी शॉर्ट परफॉर्मेंस जो कि फार्शियल होती है और लॉन्ग प्लेस के एक्ट्स के बीच बीच में दे दी जाती है, दैट्स कॉल्ड इंटरल्यूड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूज द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी. इसके पहले हम लोगों ने जब रोमांटिक मूवमेंट पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने रोमांटिक मूवमेंट्स में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा, उसके अंदर शैले और कीट्स को पढ़ा. तो कीट्स की सेंसुअसनेस और कीट्स की निगेटिव कैपेबिलिटी, ये दो चीजें एग्जाम में बहुत पूछी जाती है. ठीक है, कि जॉन कीट्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो दो चीजें बहुत याद रखेंगे. एक तो ये है आपका सेंसुअसनेस, पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कि किसकी सेंसुअसनेस है. ये शेक्सपियर तो खैर ऑप्शन में भी नहीं होंगे यहाँ पे, क्योंकि रोमांटिक मूवमेंट्स के ही बाकी सारे पोएट्स पूछे जा सकते हैं. कीट्स पूछे जा सकते हैं, शैले पूछे जा सकते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ पूछे जा सकते हैं. तो एक तो सेंसुअसनेस हो गया इनका. ठीक है, दूसरा इनका एक जो टर्म था वो था निगेटिव कैपेबिलिटी. इसको भी आप पहले पढ़ चुके हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ में भी आपने पढ़ा है. ठीक है, बहुत पूछा जाता है निगेटिव कैपेबिलिटी. तो इसका मीनिंग भी समझ लीजिए. जब हम कैपेबिलिटी का मतलब होता है सक्षमता, यानी हम किसी चीज को करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है. निगेटिव कैपेबिलिटी, जब हमारे माइंड में निगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होने लगती है, हम ये समझने लगते हैं कि ऐसा हम नहीं कर सकते और ये जो सोच है हमारी वो बहुत प्रबल हो जाती है, दैट्स कॉल्ड निगेटिव कैपेबिलिटी. यानी कि किसी प्रकार का फियर होना, किसी प्रकार का डर होना, किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी होना, एंजाइटी होना, ओवर वरीड होना, ये सारी चीजें बहुत हावी होने लगती हैं हम. और इसको देखो नाम कितना अच्छा दिया गया, निगेटिव तो है बट क्या कैपेबिलिटी है. तो इसे कैपेबिलिटी इसलिए कहा गया है क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जो नहीं सोचता है कि वो सफल होगा या असफल होगा, लेकिन एक व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं वो सफल ही होगा.
और एक तीसरा व्यक्ति होता है जो ये सोचता है कि वो असफल ही होगा। तो निगेटिव कैपेबिलिटी वही तीसरे पर्सन की बात बताती है कि वो अपने आप को बहुत कैपेबल मानता है, या वो स्वयं बहुत कैपेबल होता है उन निगेटिव चीजों को धारण करने के लिए। ठीक है, उसके माइंड में निगेटिविटी बहुत हाई होती है। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा इलेबोरेट कर दिया है। अब कभी भी निगेटिव कैपेबिलिटी का मीनिंग पूछा जाए तो यू कैन टेल द आंसर। एंड किससे रिलेटेड है? जॉन कीट्स से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और टर्म था जो जॉन कीट्स के बारे में बहुत ज्यादा फेमस है, वो है सेंसुअसनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिशन ऑफ साउंड बिटवीन टू वर्ड्स। ये छोटे छोटे वर्ड्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। जब दो वर्ड्स के बीच में साउंड ओमिट हो जाता है, ओमिट का नाउन ओमिशन है, ओमिट वर्ब हो गया आपका, कहते नहीं ओमिट हो गया, गायब, तो ओमिट का ही ये नाउन है ओमिशन। तो ओमिशन ऑफ साउंड, दो साउंड गायब हो जाता है दो वर्ड्स के बीच में, इसको इलिशन बोलते हैं, ELISION, इलिशन, यानी कि दिस इज द राइट आंसर। ओके, नोट्स बनाते जाइए अच्छी तरह से, आपको माइंड में ये बातें चलती जाएंगी। ठीक है, इसको कथा की तरह नहीं सुनिए, आप इसको सुनिए, समझिए और तुरंत अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म दिस टर्म प्रॉब्लम प्ले वॉज क्वाइंड बाय। ये टर्म जो है प्रॉब्लम प्ले किसके द्वारा क्वाइंड किया गया था? एंड ही वॉज सिडनी ग्रंडी। ठीक है, जब आप गैस वर्दी को पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम प्लेस को भी आप पढ़ेंगे, तो ये भी आपको जरूर आएगा आगे सिलेबस में। सिडनी ग्रंडी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉब्लम प्ले इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स विल एंड हिज इन्वायरमेंट। ठीक है, जो प्रॉब्लम प्ले है वो क्या है? एक प्रेजेंटेशन है कन्फ्लिक्ट का बिटवीन मैन्स विल एंड हिज एनवायरनमेंट। हु रोट, किसने दिया था ये, किसने डिफाइन किया था प्रॉब्लम प्ले को इन वर्ड्स में? पहले इस थोड़ी सी डेफिनेशन को भी आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम प्ले में किस चीज को प्रेजेंट किया जाता है, किस चीज का प्रेजेंटेशन है? कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्स विल एंड हिज एनवायरनमेंट, यानी कि हमारी विल क्या है, हम चाहते क्या है, और हमारा एनवायरनमेंट क्या है, यानी हमारे पास है क्या। तो इन दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हमेशा माइंड में चलता रहता है लोगों के माइंड में, हम ये बनना चाहते हैं और हम ये हैं। क्योंकि व्यक्ति जो चाहता है, वट एवर ही वॉन्ट्स, जो कुछ भी वो चाहता है, जरूरी नहीं कि वो उस समय वो हो। तो मैंस की जो विल होती है और उसकी एनवायरनमेंट के बीच का जो कंफ्लिक्ट होता है, उसी को प्रेजेंट किया जाता है प्रॉब्लम प्ले में। बहुत अच्छे वर्ड्स में इन्होंने डिफाइन किया है। एंड ही इज जीबी शाह। तो ये डेफिनेशन जीबी शाह ने दी थी, जॉर्ज बर्नर्ड शाह इनका पूरा नाम है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालॉजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक इलेजी लिखी गई थी, एंड दैट वाज रिटन बाय गोल्ड स्मिथ। इनका पूरा नाम ओलिवर गोल्ड स्मिथ था। बहुत अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा कि ये गोल्ड स्मिथ थे जिन्होंने एक इलेजी लिखी थी, किसकी मृत्यु पर? किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर नहीं लिखी थी, बल्कि ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, एक पागल डॉग या पागल कुत्ते की मृत्यु पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म प्रॉब्लम प्ले। किन्होंने, कौन है जिन्होंने ये टर्म प्रॉब्लम प्ले क्वाइन किया था? तो ये है सिडनी ग्रंडी। ऑप्शन नंबर सी, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था इसको, सिडनी ग्रंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमांटिसिज्म वाज डिफाइंड एज द रेनेसां ऑफ वंडर। ये किसकी डेफिनेशन है? किसी ने ये रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया है कि रोमांटिसिज्म क्या है? एज द रेनेसां ऑफ वंडर, ये बोला था TW डंटन ने। ठीक है, TW डंटन, ऑप्शन नंबर ए। ये छोटी छोटी डेफिनेशन कॉपी में बेटा नोट करते जाएंगे आप। अभी आपको भले ही थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप पैरेलल ही लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे, वीडियो को पॉज करके देखते जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा टिपिकल या कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं रहेगा। दूसरी चीज, अगर आप केवल सुनते जाते हैं और सुनने के बाद आप सोचते हैं कि नहीं हम बाद में बैठकर कभी लिख लेंगे, तो वो कभी बेटा कभी नहीं आता है। आप प्रेजेंट टाइम में जिस समय पे आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पे ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके जो भी नोट्स बनाने वो नोट्स बनाते जाइए, फिर आप आगे बढ़िए। इस तरह से आप ना केवल सुनिए बल्कि बोलते और लिखते भी चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड हैविंग वन सिलेबल। कोई ऐसा वर्ड है जिसका वन सिलेबल? देखिए मैं सिलेबल आपको बताती रहती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि सिलेबल हमेशा डबल होते हैं मीटर से। जैसे हम बोलते थे ना कि ये हेक्सामीटर है, ये मोनोमीटर है, ये टेट्रामीटर है, तो इस तरह से सिलेबल हमेशा जस्ट डबल होते हैं। जैसे हमने अलेक्जेंड्राइन पढ़ा तो हमने 6 मीटर पढ़ा, तो सिलेबल हमने कितने पढ़े थे?
12, तो वो सिलेबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया अ वर्ड हैविंग वन सिलेबल, वन सिलेबल है तो वेरी सिंपल मोनो ही होगा, और मोनोलॉग तो नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोनोसिलेबल। मोनोसिलेबल इज द राइट आंसर हियर। द कॉमेडी ऑफ मैनर वॉज ओरिजिनेटेड इज, कॉमेडी ऑफ मैनर की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी। अधिकतर चीजों की शुरुआत फ्रांस से हुई थी, लेकिन ध्यान से हर किसी चीज में फ्रांस मत लिख दीजिएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है ज्यादातर चीजों की शुरुआत, ज्यादातर चीजों की ओरिजिन फ्रांस से हुई थी। नेक्स्ट, एन एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल इज कॉल्ड, जो बाइबल है, बाइबल आप सभी जानते हैं, बाइबल का एक एक्सप्लेनेशन या उसका क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है भाई, एक्सजेसिस कहलाता है, एक्सजेसिस, EXEGESIS, एक्सजेसिस। लर्न कर लीजिए इसको, वन वर्ड में भी आप लिख सकते हैं एक्सजेसिस, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एन एक्सप्लेनेशन एंड क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल, ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका, एन एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल, एक्सजेसिस। नेक्स्ट, a humorous verse from 5 anapestic lines with a rhyme। देखिए ये ह्यूमरस वर्स है और 5 एनापेस्ट लाइन्स है, स्कीम है इसकी ए ए बी बी ए। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, ऑप्शन में कपलेट और क्वार्टरन दिया है। कपलेट जो होता है वो क्या होता है, कपलेट आपका 2 लाइन का एक पेयर होता है, इसको कपलेट बोलते हैं। 2 लाइन का होता है, इसको क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। और क्वार्टरन क्या होता है, 4 लाइन्स का होता है, इसको क्वार्टरन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिखा है साफ साफ ह्यूमरस वर्स है, पहली बात तो वर्स, लाइंस नहीं दी है, वर्स है, वो भी किसकी, ह्यूमरस है, और साफ साफ लिखा है 5 लाइंस, साफ साफ लिखा है ना 5 लाइंस। राइम स्कीम में भी 1 2 3 4 5 दिया है, जब 5 दिया है तो कपलेट और क्वार्टरन तो हो ही नहीं सकता, तो आप वैसे भी नहीं है, हो सकते हैं। और सही आंसर तो आपको याद ही करना है, सही आंसर क्या है, लैमरिक। लैमरिक जो है 5 लाइन की होती है और ह्यूमरस वर्स होती है। राइम स्कीम ए ए बी बी ए। लैमरिक को पढ़ने के साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि ये 5 एनापेस्टिक लाइन्स है, तो अगर कोई 2 या 4 लाइन्स की का कोई ऑप्शन है तो दैट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफॉर्मेंस इन विच ओनली बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स आर यूज्ड विदाउट स्पीकिंग वर्ड्स इज कॉल्ड, एक ऐसी परफॉर्मेंस जिसमें बॉडी मूवमेंट होते हैं, केवल बॉडी मूवमेंट होते हैं और जेस्चर्स होते हैं। जेस्चर्स का मतलब क्या हो गया, भावभंगिमा, ठीक है, एंड विदाउट स्पीकिंग वर्ड्स, और शब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, माइम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, माइम। और इसका पूरा जो नाम है वो पैंटोमाइम है, PANTOMIME। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया है, उसका फुल नेम होता है पैंटोमाइम, यानी कि इसको बोलते हैं मूक अभिनय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मूक अभिनय। एक डम्ब परफॉर्मेंस होती है, ये भी लिखा हो सकता है वहां पे, एक मिनट, वहां पे लिखा हो सकता है ए डम्ब परफॉर्मेंस। डम्ब क्या होता है, बिना बोले हुए, और परफॉर्मेंस, डम्ब परफॉर्मेंस भी बोल सकते हैं, या पैंटोमाइम लिखा हो तो भी सही है, अदरवाइज माइम तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए, बिना बोले सिर्फ अपनी बॉडी के मूवमेंट्स के द्वारा और गेस्चर्स के द्वारा जब कुछ परफॉर्म किया जाता है, दैट्स कॉल्ड पैंटोमाइम और माइम, दोनों वो आधा वर्ड है लेकिन उसका भी मीनिंग वही है, माइम या पैंटोमाइम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हेट पोएट्री दैट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस, किसी ने बोला था भाई, किसने बोला था कि वी हेट पोएट्री दैट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस, कि हमें ऐसी पोएट्री से हेट है, नफरत है, घृणा है जिसमें एक पैल्पेबल डिजाइन है जो हमारे ऊपर थोप दी गई है, दैट वाज सेड बाय जॉन कीट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। जॉन कीट्स का, जब जॉन कीट्स के बारे में आप नोट्स बनाइए, लिखिए वहां पे जॉन कीट्स, उनके बारे में जो भी आपके पास अवेलेबल है वो एक जगह इकट्ठा करके नोट्स बनाइए, नोट करिए, वहां पे उनका ये एक स्टेटमेंट भी लिखिए, वी हेट पोएट्री दैट हैज अ पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस, ठीक है, दिस वाज सेड बाय जॉन कीट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 215, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करना दैट इज एग्जीग्रेटेड फॉर कॉमिक इफेक्ट,
जिसको कॉमिक इफेक्ट के लिए एग्जैगरेट किया जाता है। देखो कॉमिक इफेक्ट के लिए एग्जैगरेट करना जरूरी किस लिए है, क्योंकि अगर चीजों को संतुलित मात्रा में दिखाया जाएगा तो वहां पे किसी प्रकार का कॉमिक इफेक्ट नहीं आता। क्योंकि सरल तरीके से भी आप देखेंगे, अगर कोई चीज संतुलित है, कोई भी गुण संतुलित है, हंसना भी संतुलित मात्रा में है तो वो ऑड नहीं लगता, रोना भी संतुलित मात्रा में है तो वो ऑड नहीं लगता, कोई भी चीज। लेकिन जब कोई चीज का संतुलन बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, कोई चीज एग्जैगरेट होती है यानी जरूरत से ज्यादा हो जाती है, कोई भी चीज आप देख लीजिए जरूरत से यदि ज्यादा है तो वो कॉमिक इफेक्ट डालने ही लगती है। तो अगर किसी व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत जैसे हम बचपन में हम लोग एक पोयम पढ़ते हैं, लाला जी ने केला खाया, बचपन में आप सबने पढ़ी होगी, हिंदी की एक पोयम है। तो जब बच्चों को उसकी एक्टिंग करने को बोला जाता है, बच्चे एक्टिंग भी करते हैं साथ ही साथ और गाते भी हैं। तो जब उसमें वो बोलते हैं कि तोंद फुलाकर कदम बढ़ाया, तो बच्चे उस पर्टिकुलर पर्सन को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्जैगरेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो व्यक्ति इतना भी हिल के, इतना भी तोंद फुला के नहीं चलता होगा जितना कि बच्चे एक्टिंग करते हैं, जितना कि उनकी टीचर्स उनको सिखाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे आपकी पोएम में कुछ कॉमिक इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर संतुलित मात्रा में दिखाएंगे तो कॉमिक इफेक्ट नहीं आएगा किसी भी पर्सन की। तो अब उसको, अभी तक बात आपको समझ में आ गया कि कॉमिक इफेक्ट डालने के लिए एग्जैगरेट करते हैं। और एक्चुअल में एग्जैगरेट का मीनिंग क्या होता है? बढ़ा देना, किसी को बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, कोई भी चीज है उसको क्या करना? बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, ये आपका एग्जैगरेटेड का मीनिंग हो गया। अब किसी व्यक्ति को जब एग्जैगरेट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जैगरेट करके कॉमिक इफेक्ट डालने के पर्पज से, तो उसे क्या कहते हैं? कैरिकेचर बोलते हैं, कार्टून बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दिस बोलते हैं। नन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है कैरिकेचर। ठीक है, कैरिकेचर राइट आंसर है। आप कार्टून या मिमिक्री मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे कैरिकेचर है। A shortened version of a person's given name is, किसी भी व्यक्ति के का जो नाम है, जो गिवन नेम है, उसका जो शॉर्टेन वर्जन होता है उसे क्या बोलते हैं? सोब्रिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोब्रिकेट। जैसे सोब्रिकेट कैसे याद रखेंगे? जैसे बार्ड ऑफ एवन किसका सोब्रिकेट था भाई? बार्ड ऑफ एवन किसका सोब्रिकेट था बताएंगे सभी? ये था विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, तो ये सोब्रिकेट क्या हो गया? एक प्रकार का शॉर्ट एंड वर्जन। एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसलिए दी कि आपको समझ में आ जाए। शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ पर्सन्स गिवन नेम इज कार्ड, तो ये हो जाएगा सोब्रिकेट। SOBREQUET, सोब्रिकेट। अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जेंटिल कॉमेडी वॉज डेवलप्ड बाय। ये जेंटिल कॉमेडी किसने डेवलप की थी? कॉले सिबर। कॉले सिबर was the person who developed the gentile comedy। इन्होंने जेंटिल कॉमेडी को डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म जेंटिल कॉमेडी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कॉले सिबर ने सबसे पहले इसको डेवलप किया था, लेकिन यूज किसने किया था? ही वॉज एडिसन। एडिसन ने सबसे पहले इसको यूज किया था। किसे? जेंटिल कॉमेडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर एन ओल्ड एंड ऑब्सोलेट वर्ड, फॉर्म और इडियम इज कार्ड। कोई भी टर्म ऐसा किसी भी ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे जो क्या हो? किसी भी ओल्ड वर्ड के लिए, ऑब्सोलेट वर्ड के लिए, या फॉर्म या इडियम के लिए यूज किया जाता है। तो पहले आप समझ लेंगे, ओल्ड आपको मालूम है पुराना, ऑब्सोलेट का मतलब होता है चलन में ना होना। ठीक है, जो चीज अभी चलन में नहीं है, पुरानी हो गई है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं भाई? पुराने से कौन सा वर्ड आपको याद आ रहा है? देखिए, सोब्रिकेट तो नाम होता है, एक प्रकार का निकनेम होता है। एब्रीविएशन क्या होता है? किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म होता है। और आर्क का मतलब ही ओल्ड होता है, इसलिए आर्किज्म इज द राइट आंसर है। आर्कियोलॉजी आप पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी में कैसी चीजों का अध्ययन किया जाता है? प्राचीन जो पुरानी चीजें होती है, पुरातत्व से संबंधित चीजें होती हैं, तो आर्क से पुराना याद रखेंगे आप। तो कभी भी किसी ओल्ड ऑब्सोलेट वर्ड के लिए, फॉर्म के लिए अगर कोई टर्म यूज किया जाता है तो दैट इज आर्किज्म। आर्क वर्ड याद रखेंगे आप सब। अगला क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर राइटर्स और आर्टिस्ट। राइटर्स के लिए और आर्टिस्ट के लिए कौन सा वर्ड टर्म यूज किया जाता है? हुज आइडियाज आर अहेड ऑफ देयर टाइम और अ न्यू स्टाइल
और अ न्यू राइटिंग इन स्टाइल एंड मैटर। अगर ऐसे राइटर्स या ऐसे आर्टिस्ट जिनके आइडियाज उनके टाइम से बहुत आगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जो समय से आगे चलते हैं। कुछ लोग समय के साथ चलते हैं, कुछ समय से पीछे चलते हैं, कुछ समय से आगे चलते हैं। तो ये वो राइटर्स हैं जो अपने समय से, अपने प्रेजेंट टाइम से आगे चलते हैं, आगे की सोचते हैं, वो होते हैं। उन्हें कहाँ पे रखते हैं? उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है, अवांट ग्रेड। अवांट ग्रेड, तो मीनिंग इसका याद करें ना, अवांट ग्रेड का मतलब होता है समय से आगे की सोच रखने वाला। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक समय था जब अगर कोई पुरुष, किसी पुरुष की मृत्यु होती थी तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती उसी चिता पर साथ में बांध कर लेटा दिया जाता था ताकि वो सती हो जाए। ठीक है, तो ये जबरदस्ती वाली सती प्रथा थी। लेकिन उस समय के कुछ रिफॉर्मर्स ने ऐसा सोचा कि नहीं, ये गलत है। अच्छा, उस समय ये सोचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब हम जिस समय समाज में होते हैं और उस समय समाज में जो चलन होता है, जो प्रथाएं चल रही होती हैं, जैसे रिवाज चल रहे होते हैं, या एक हम ये कह सकते हैं जैसी सोच होती है उस समय की, उसी के आधार पर हमारी भी सोच बनती है। ठीक है, क्योंकि समाज की सोच का व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा आसान नहीं होता है कि समय से अलग हटकर सोचना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे राइटर्स हुए, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हुए, कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स हुए, जो समय से, जिन्होंने अपने वर्तमान समय से आगे हटकर सोचा, दूरदर्शी थे, बहुत आगे की सोचा। तो उस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं? अवांट ग्रेड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अवांट ग्रेड का क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लिटरेरी वर्क, एक ऐसा लिटरेरी वर्क इन विच, जिसमें इमेजिनेशन प्लेज अ ग्रेट रोल, जिसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? इमेजिनेशन का होता है। इमेजिनेशन क्या होता है? कल्पना। ठीक, नॉट रियलिटी। इमेजिनेशन और रियलिटी आपस में अपोजिट है, बिल्कुल। इमेजिनेशन है व्हाट वी वांट, रियलिटी है व्हाट इज, जो है। तो एंड प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ लाइफ एज इट कुड नेवर बी नोन। एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसमें ऐसी लाइफ, जिसमें इमेजिनेशन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, और एक ऐसी पिक्चर ऑफ लाइफ उसमें दिखाई जाती है जो वास्तव में कभी कहीं नहीं दिखती। जैसे आप तो उसको क्या बोलेंगे भाई? देखो, सीधी सी बात है, एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जिसमें सिर्फ कल्पनाएं हैं। क्या है? कल्पनाएं हैं, और वास्तविकता नहीं है। और एक ऐसा सीन है, एक ऐसा चित्र है जीवन का जो वास्तविकता में कहीं नहीं दिखता। तो वास्तविकता में कहीं नहीं दिखता, तो इसको ही बोलेंगे फैंटेसी, यानी कि एक कल्पना। हम अपने माइंड में एक संसार इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, वो एक फैंटेसी है हमारी। और जब ये एक लिटरेरी वर्क में होता है, कोई ऑथर, कोई लेखक, कोई पोएट अपने वर्क में कुछ ऐसा शो करता है, कोई एक ऐसी लाइफ को इमेजिन करता है जो सिर्फ एक कल्पना हो सकती है, वास्तविकता कभी नहीं हो सकती, उस लिटरेरी वर्क को, उस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को भी फैंटेसी ही कहा जाता है। ठीक है, तो फैंटेसी एक प्रकार की कल्पना है, एक ऐसी कल्पना है जो वास्तविक नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि कुछ कल्पनाएं ऐसी भी होती है, जैसे आपने ये इमेजिन किया कि आप बहुत अच्छे से परिश्रम करेंगे, बहुत अभ्यास करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे, और फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे एंड यूल गेट अ जॉब, और आपके हाथ में जॉब आ जाएगी। तो दैट इज नॉट ओनली इमेजिन, दैट इज नॉट फैंटेसी, क्योंकि इसमें जो चीजें बोली वो चीजें हो सकती हैं। आपने बोला आप मेहनत करेंगे, आप मेहनत कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वो फैंटेसी नहीं है, ये आपकी इमेजिनेशन तो हुई अभी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इमेजिनेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप वर्क भी करेंगे, और अगर आपने वर्क कर लिया तो आपकी इमेजिनेशन रियलिटी में चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? अब इसके आगे आप और भी चीजें इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये कि आप, जैसे आप जॉब पे जाएंगे तो कोई आपका टिफिन बॉक्स लेकर के आपके हाथ में पकड़ा देगा कि आप जाइए हर दिन, फिर आप लौट के आएंगे तो फिर आपके लिए वो बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करके रखेगा कि आपके लिए रखी है, यानी आपकी जॉब बहुत आसान होगी। तो ये आपने जो पहले से कल्पनाएं कर रखी हैं कि नहीं नहीं ऐसा होगा, सब कुछ बहुत आसान सा होगा, तो ये आपकी कल्पनाएं हैं, ऐसा रियलिटी में नहीं होगा। रियलिटी में जो होगा वो कुछ अलग होगा। यानी कि जब इमेजिनेशन सिर्फ इतनी होती है कि वहां पे रियलिटी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो इमेजिनेशन होती है, ठीक, विद रियलिटी। लेकिन जहां पर सिर्फ इमेजिनेशन होता है, वहां पे रियलिटी का कोई रोल ही नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड फैंटेसी, वो फैंटेसी है। तो आप
इमेजिन करिए, क्योंकि अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे तो आप काम कैसे करेंगे। बट प्लीज डोंट बी इन फैंटेसी, फैंटेसी में मत जिए। फैंटेसी कोरी कल्पना है, पूर्णतः कल्पना है, ठीक है। तो फैंटेसी वर्ड को आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ वर्ड और फ्रेज, एक ऐसा टर्म जिसको वर्ड के रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं या फ्रेज के रिपीटेशन के लिए यूज करते हैं एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लास। दो जो बिगिनिंग होती है सक्सेसिव क्लास की, उसके जब रिपीटेशन होता है तो कौन सा वर्ड उसको बोलते हैं रिपीटेशन के लिए, एनाफोरा। एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा इज द राइट आंसर हियर। ध्यान से समझेंगे, द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, कहां पे, एज द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लास, ठीक है। जैसे ये आपकी बिगिनिंग हुई है और इसके बाद क्या हुआ, ये जहां से ये जो है इससे फिर यहां से बिगिनिंग होती है। तो अगर रिपीटिशन, वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है बिगिनिंग में, तो इसको एनाफोरा बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीरोइक कपलेट जनरली इज। देखिए कुछ क्वेश्चंस में लास्ट में, ये मैंने लास्ट के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो छाट के वो क्वेश्चंस आपको सीरीज में दिए हैं। दिस इज द लास्ट सीरीज ऑफ दिस टॉपिक, ये इस टॉपिक की लास्ट सीरीज है। सो स्टूडेंट्स आप लोग ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि लास्ट के कुछ क्वेश्चंस सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपकी टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो मैंने क्वेश्चंस के आगे लिख दिया है जो 2005 में पूछे गए हैं, जो 2006 में पूछे गए हैं, जो जिसमें पूछे गए हैं उनके आगे। तो मैंने चार्ट के कोशिश की है क्रम से लगाने की उन क्वेश्चंस को, तो पढ़ने के साथ साथ आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, द हीरोइक कपलेट जनरली, जो हीरोइक कपलेट होता है वो जनरली क्या होता है, वेरी सिंपल, हीरोइक कपलेट जनरली आयम्बिक पेंटामीटर होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ चुके हैं, हीरोइक कपलेट जनरली क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर। 2005 टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस, जो मिथ वर्ड है वो ग्रीक के माइथोस वर्ड से लिया गया है, सिग्निफाइंग, उस माइथोस का क्या मीनिंग है, अ स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। कोई भी स्टोरी जो ट्रू भी हो सकती है और इन्वेंटेड भी हो सकती है। ट्रू आप समझते हैं और इन्वेंटेड मतलब इन्वेंट की गई है, दैट वाज नॉट रियल, ठीक है। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, कोई स्टोरी या प्लॉट जो कि ट्रू और इन्वेंटेड दोनों हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथेटिक फैलेसी, ये भी टीजीटी 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। पैथेटिक फैलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय, पैथेटिक फैलेसी जो है ये फ्रेज किसने इन्वेंट किया था, इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन रस्किन। पैथेटिक फैलेसी रस्किन की है ये वर्ड, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीटेड है आपके लिए, सीरीज में आ चुका है पहले क्वेश्चन, इन 1856, 1856 में, जॉन रस्किन इज द राइट आंसर हियर। याद कर लीजिए, पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन ने इन्वेंट किया था ये वर्ड, ठीक है, ये जो फ्रेज था पैथेटिक फैलेसी, और इसका टाइम भी 1856, 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइक ड्रामा वाज अ फॉर्म मेनली स्पेसिफिक टू, ये जो हीरोइक ड्रामा है ये मेनली एक फॉर्म है, हीरोइक ड्रामा ड्रामा का एक फॉर्म है, मेनली स्पेसिफिक टू रेस्टोरेशन पीरियड। हीरोइक ड्रामा किससे रिलेटेड है, रेस्टोरेशन पीरियड से रिलेटेड है। अब ये आपको सिर्फ रिवीजन करना है, अगर आप यहाँ पे भी आंसर नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपका रिवीजन वीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े थे, ये क्वेश्चन उसी से सीधा जो है जुड़ा हुआ क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवेल, एपिस्टोलरी नॉवेल इनमें से कौन सा है, पामेला, पामेला और विर्चू रिवॉर्डेड दोनों नाम है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन, पन क्या होता है, आपने बहुत बार पढ़ा था, पन क्या होता है, शब्दों का एक खेल होता है, ठीक है। तो अ प्ले ऑन वर्ड्स, जैसे एक लाइन आती है अक्सर करके, लिखा होता है अ वुमेन पाउडर्स हर फेस, ठीक है। एक वुमेन होती है वो फेस को पाउडर करती है, समझ रहे ना। और इसमें लिखा था अ मैन फेस द पाउडर, यहाँ पे मैन क्या बल्कि सोल्जर के लिए आया है, यहाँ पे सोल्जर फेस द पाउडर। देखिए कितनी अच्छी लाइन लिखी है, वुमेन क्या कर रही है, अ वुमेन पाउडर्स द फेस और अ सोल्जर फेस द पाउडर। तो यहाँ पे पाउडर को फेस मतलब कि फेस को पाउडर करना, तो इसका मतलब क्या हो गया, चेहरे पे पाउडर लगा यूज करना, और
पाउडर को फेस करना, तो यहाँ पे पाउडर का मतलब क्या हो गया, बारूद, यानी कि गन पाउडर। जो सोल्जर्स होते हैं वो इस पाउडर को फेस करते हैं। तो यहाँ पे बस एक ही वर्ड था पाउडर, वो अलग अलग तरह से यूज हुआ, तो ये एक प्रकार का इसमें अगर पूछ भी दिया जाए तो क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पन है। तो पन एक प्ले होता है वर्ड्स का। माइंड में अच्छी तरह से समझ लीजिए, हर चीज को रटने के लिए नहीं छोड़िए, दिमाग में बैठा लिए, चीजों को समझिए। आगे जैसे वर्ड्स क्वेश्चंस आते जाएंगे आपके लिए चीजें आसान होती जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टीजीटी 2006 में पूछा गया। ऊपर के 5 क्वेश्चन 2005 के थे, ये 2006 टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, वर्ड्स लाइबर क्या होती है। अब आपने ये पढ़ा था वर्ड्स लाइबर, तो वर्ड्स लाइबर एक प्रकार की लिबर्टी होती है, लाइबर का मतलब लिबर्टी से है। तो ये किस तरह का फॉर्म है, ये ओपन फॉर्म होता है, ठीक है, ओपन फॉर्म होता है ये। अगला, द ओरिजिनेटर एंड नेम ऑफ डिकॉन्स्ट्रक्शन इज, भैया डिकॉन्स्ट्रक्शन आपने जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था जैकस डेरिडा। जैकस डेरिडा ने इसकी शुरुआत की थी और इसका नाम भी दिया था, ठीक है, डिकॉन्स्ट्रक्शन सबसे पहला ऑप्शन है जैकस डेरिडा, सॉरी जैकस डेरिडा इज द राइट आंसर हियर। द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ, जो रेगुलर ओड होता है वो किसका इमिटेशन होता है, क्लोज इमिटेशन होता है, काफी नजदीक होता है पिंडार। पिंडारी कोड पढ़ा तो पिंडार से, रेगुलर ओड और पिंडारी काफी मिलते जुलते हैं। नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम, नोवेला, नोवेल वर्ड जो है नोवेला से लिया गया है, तो कहते हैं नोवेला वर्ड किससे लिया गया है, नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम इटली। नॉवेल पढ़ेंगे आप तो उसमें ये फैक्ट आपका आ जाएगा, नॉवेल में ये फैक्ट आ जाएगा। तो अब ये जो फॉर्म है नॉवेल है, वो आपका पोइट्री है, ड्रामा है, ठीक है, ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनके भी नोट्स बनाने स्टार्ट करिए। अपने मन से जितना आप जानकारी जुटा सकते हैं कोशिश करिए, आप उनको जुटाइए। और इसके बाद मैं जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उनमें ये सारे टर्म्स को इलेबोरेट करूंगी। अगला, पोइटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय, मैंने आपको पढ़ाया था ना पोइटिक जस्टिस क्या होता है, जहां पे वर्च्यू को रिवॉर्ड मिलता है और वाइस को पनिशमेंट मिलता है, वहां पे पोइटिक जस्टिस होती है। और ये टर्म किसके द्वारा कॉइन किया गया था, सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन। अगला, इनफॉर्मल एसेज इज आल्सो नोन एज, इनफॉर्मल एसेज को स्कॉलरली एसे भी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके देखिए 2006 टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है। जब आप एसेस को पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका आएगा उसमें। एपिक इज, एपिक क्या है भाई, एपिक लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। कभी भी एपिक का टॉपिक या सब्जेक्ट कभी भी कोई ट्रिवियल नहीं होता है, यानी कि छोटा मोटा या कम महत्व का नहीं होता है, हमेशा सीरियस सब्जेक्ट होता है। और इसका जो आपका प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो हमेशा एक लीजेंड होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं एपिक को, महाकाव्य, ठीक है, गीता महाभारत ये सब एपिक में ही आते हैं। एक्ट इज, एक्ट क्या है भाई, अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, एक प्ले के एक्शन में एक बड़ा डिवीजन होता है। जब इसे बड़ा डिवीजन क्यों कहते हैं, एक्ट है, देखो एक्ट के अंदर फिर सीन आते हैं, तो जो बड़ा डिवीजन एक्ट हो गया और सीन उससे छोटा डिवीजन हो गया, तो ये कैसा डिवीजन हो गया, अ मेजर डिवीजन ऑफ इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। टीजीटी 2006 में पूछा गया था। अगला है द सोनेट इज अ पोएम ऑफ, आई थिंक सबको इसका आंसर मालूम होगा, 14 लाइन्स। द सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। देखिए ये क्वेश्चन भी टीजीटी 2009 में पूछा गया। आप सोच रहे होंगे तो बहुत सरल है, कोई भी क्वेश्चन बहुत सरल या बहुत कठिन नहीं होता है, जब आपको आता है तो वो आपको आसान लगता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि ज्यादातर चीजें आपके लिए आसान ही रहे। इलेजी बिगेन टू बी सो कॉल्ड बिकॉज, इलेजी बिगेन टू बी सो कॉल्ड, इलेजी को क्यों कहा गया ऐसा, बिकॉज, तो इसमें क्या रीजन है भाई, इट वॉज अ पोएम ऑफ सोरो, ठीक है, इसलिए इसको इलेजी बोला गया था, इट वॉज अ पोएम ऑफ सोरो, क्योंकि पोएम ऑफ सोरो थी। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द नॉवेल इज, नॉवेल क्या है, वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग। देखिए अर्लीस्ट तो इसलिए नहीं है क्योंकि नॉवेल बहुत पहले नहीं होते थे, नॉवेल बाद में आए, ठीक है, नॉवेल से पहले ड्रामा था,
नॉवेल बाद में आया। दूसरा, डिस्कार्डेड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि आज भी सबसे ज्यादा चलन में है नॉवेल, तो इसलिए ये अर्लीस्ट भी नहीं है और डिस्कार्डेड भी नहीं है, क्योंकि सबसे बाद में आया इसलिए इनको लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग कहा जाता है। सो द राइट आंसर इज वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? आपने पढ़ा था ड्रामेटिक मोनोलॉग में किस तरह की पोइट्री होती है। पहली बात तो ड्रामेटिक मोनोलॉग एक पोयम होती है और उस पोयम में एक कैरेक्टर जो बोल रहा होता है, ऐसा लगता है कि लिसनर प्रेजेंट है बट कोई भी लिसनर वहां पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये एक टाइप की पोयम है। दूसरा कि इससे इसमें जो सबसे ज्यादा नाम जुड़ा है वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, रॉबर्ट ब्राउनिंग का। ठीक है, अब आप जब आप ये पढ़ेंगे इसके काइंड्स के बारे में कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो वहां पे रॉबर्ट ब्राउनिंग को आप जरूर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ शॉर्ट प्ले, अ पोएम, अ नॉवेल, अ प्रोज स्टोरी। इट इज अ पोएम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी कॉल अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को हम क्या कहेंगे जो कि एक सीरियस और कंप्लीट एक्शन को इमिटेट किया गया हो। ठीक है, सीरियस और कंप्लीट, ये एक फुल ट्रेजेडी होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रेजेडी में ही एक्शन सीरियस होता है और कंप्लीट भी होता है। अब आप जब आप पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ ड्रामा, काइंड्स ऑफ ड्रामा, क्योंकि ड्रामा में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेजेडी भी पढ़ेंगे, कॉमेडी भी पढ़ेंगे, कॉमिक ट्रेजेडी भी पढ़ेंगे। तो उसमें आपका ये टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्रेजेडी में जब आप डिफाइन करेंगे तो आप लिखेंगे कि इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। एल्यूजन इज, एल्यूजन क्या होता है भाई? एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। यानी कि एल्यूजन एक प्रकार का भ्रम होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा भ्रम नहीं होता है कि हम किसी चीज को कुछ समझ रहे हैं। यहाँ पे किसी कैरेक्टर को सीधा नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वे में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर हमें किसी को, जैसे आपने पढ़ा होगा खरगोश और कछुए की कहानी, तो वहां पे जैसे रैबिट है, तो रैबिट को क्या दिखाया गया था कि वो लापरवाह था, फास्ट तो था लेकिन लापरवाह था। तो अगर हम किसी व्यक्ति को इसके माध्यम से दिखा रहे हैं तो वो एक प्रकार का एल्यूजन कहलाएगा। ठीक है, तो एल्यूजन क्या है? एन इनडायरेक्ट। इसको इनडायरेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एल्यूजन का सहारा ले रहे हैं ना, हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं, तो एक इनडायरेक्ट है। और पासिंग रेफरेंस है, यानी कि किसी को किसी के रेफरेंस से पास करते हैं। किसी भी इवेंट को ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को ले सकते हैं, किसी भी स्थान को ले सकते हैं, किसी भी आर्टिस्टिक वर्क को ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए, अगर इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस है किसी के लिए तो दैट इज एन एल्यूजन। बैलेड क्या होता है भाई? ये सारे क्वेश्चन देखिए बेटा, ये जो बैलेड वाला क्वेश्चन है ये 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले की हमने क्वेश्चन देखिए 2009 के सारे क्वेश्चन आपके 2009 के हैं। 2006 से बाद देखिए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक, अभी भी 2009 का क्वेश्चन है ये। पूछा गया बैलेड क्या है? बैलेड एक फोक सॉन्ग होता है और ओरली ट्रांसमिट पोएम होती है डीलिंग विद अ पॉपुलर स्टोरी। ओरली ट्रांसमिट की होती है क्योंकि ये इतनी फेमस होती है कि ये आपकी लोगों के बीच में बहुत फेमस होती है और लोग एक दूसरे से सुन सुनकर इसको, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक समूह से दूसरे समूह में ट्रांसमिट होती है ये पोएम, और इस पोएम में कोई स्टोरी भी होती है, तो इसको फोक सॉन्ग कहते हैं। ये होता है आपका एक बैलेड। ऑप्शन नंबर सी। बैलेड से, ये बैलेड आंसर का ऑप्शन कभी भी टिक मत कर देना, ये सब गलत है। ठीक है, और बैलेड तो पोएम होती है, एपिक तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। और यहाँ पे देखो उन्होंने लिया शॉर्ट नॉवेल है, नॉवेल नॉवेल नहीं है ये। बैलेड क्या है? एक प्रकार की पोएम होती है, उस पोएम में एक पॉपुलर स्टोरी होती है और एक ऐसा फोक सॉन्ग होता है जो कि ओरली ट्रांसमिट होता है लोगों के बीच में, यानी बड़ी फेमस सी कहानी होती है। जैसे आप पढ़ते हैं चंदा मामा दूर के, तो ये एक प्रकार का एक ऐसा सॉन्ग है जो ट्रांसमिट होते होते आया है। हमने भी अपने बचपन में सुना था और इसके बाद हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं और शायद उनके बच्चे भी सुनेंगे। तो इस तरह के कुछ फोक सॉन्ग होते हैं जो कि ओरली ट्रांसमिट होते रहते हैं। डेन्यूमेंट इज रिलेटेड टू, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन। डेन्यूमेंट किससे रिलेटेड है? प्ले से रिलेटेड है। अब आपके लिए ये क्वेश्चन भले ही टफ लग रहा हो, लेकिन जैसे ही आप ड्रामा पढ़ना स्टार्ट करेंगे
तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे अभी आपने पोएटिक जस्टिस पढ़ा, आपको कठिन नहीं लगता है, उसी तरह से डेन्यूमेंट भी आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में। डेन्यूमेंट इज रिलेटेड टू आप प्ले। इसके बाद आप देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया, एक क्लॉक क्या होता है? एक क्लॉक, लॉग तो हमेशा डायलॉग को ही बोलते हैं, बट एक क्लॉग इज अ शॉर्ट डायलॉग, अ शॉर्ट डायलॉग। टू यूज अनदर पर्सन थॉट राइटिंग एज वंस ओन, किसी दूसरे के विचारों को, किसी दूसरे की रचनाओं को अपना बना लेना, यानी साहित्यिक चोरी करना, प्लेगरिज्म। ठीक है, वन वर्ड में बहुत पूछा जाता है ये इंग्लिश लैंग्वेज में, भले ये लिटरेचर में आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत पूछा जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ये होता है शब्दों की चोरी करना, साहित्यिक चोरी करना। ठीक है, इसको लिटरेरी थेफ्ट भी बोलते हैं, लिटरेरी थेफ्ट है ये, यानी चोरी है, साहित्यिक चोरी है ये, प्लेगरिज्म। और ऐसा करने वाला प्लेगरिस्ट कहलाता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको प्लेगरिस्ट कहा जाता है। तो प्लेगरिज्म और प्लेगरिस्ट याद रखिएगा। A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, यानी एक सडन और रेडिकुलस डिसेंट हो रहा है, कुछ नीचे आ रहा है, स्तर गिर रहा है, कहां से? एग्जाल्टेड से अब कॉमन प्लेस में आ गया, ऑर्डिनरी में आया है। स्पेशली व्हेन अ राइटर स्ट्रिविंग फॉर नोबल और पैथेटिक अचीव्स द ल्यूडिक्रस। जब कभी भी नोबल से, या कहते हैं उससे एग्जाल्टेड से, यानी अच्छे से, कॉमन प्लेस मतलब कि जो उत्कृष्ट विषय से हम जब कॉमन प्लेस पे आ जाते हैं, स्पेशल से ऑर्डिनरी पे आ जाते हैं, तो और सडन ऐसा होता है, सडन और रेडिकुलस डिसेंट होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैथोस। ठीक है, बैथोस रेडिकुलस होता है, इतना तो आप याद रखिए हमेशा। रिडिकुलस, ठीक, बैथोस हमेशा रिडिकुलस होता है। द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन कॉइन्ड बाय, ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है पहले भी आप पढ़ चुके हैं, टी.एस. इलियट। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव किससे रिलेटेड था? टी.एस. इलियट से, इन्होंने कॉइन किया था ये। लेट अस गो देन यू एंड आई, व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट enthroned upon a table, these lines have been written in, ये लाइंस किस में लिखी गई हैं? फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स की लिबर्टी है। एल्यूजन क्या है भाई? ये 2010 में पूछा गया है, ये रिपीटेड है, देखिए पहले भी पूछा गया था, बाद में पूछा गया है, और 2010 में पूछा गया। पहले भी मैं आपको शायद इस पीपीटी में आपको बता चुकी हूँ इसके पहले। आई थिंक यू शुड नो दिस आंसर। एल्यूजन इज एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हियर। नेक्स्ट, कैथारसिस क्या होता है भाई? कैथारसिस इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, रिलेटेड टू कॉमेडी, सोनिटरिंग, फार्स। कैथारसिस वैसे है क्या? कैथारसिस है अपने जो थॉट्स हैं, जो हमारे अंदर कुछ पैशन है, जो भाव है, उसका रिलीज होना। ठीक है, रिलीज होना, आप इसे समझ लीजिए, रिलीज ऑफ इमोशंस। आप पहले इसका मीनिंग ही समझ लीजिए। कैथारसिस क्या होता है? रिलीज ऑफ इमोशंस। जब इमोशंस रिलीज होते हैं उसको बोलते हैं कैथारसिस। और कैथारसिस कहाँ पे यूज होती है? ट्रेजेडी में। ट्रेजेडी में आपने कई बार पढ़ा भी है कैथारसिस। कैथारसिस पढ़ा था, हामर्शिया पढ़ा था। कोरस क्या होता है? कोरस, कोरस एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स है जो कि ड्रामा में यूज है। ड्रामा में कुछ ऐसे कोरस आते थे, कुछ ऐसे सॉन्ग्स आते थे जो कई सारे सिंगर्स मिलकर के गाते थे। तो कोरस इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। केवल इतना नहीं आप लर्न कर लेंगे इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, पूरा इन ड्रामा, ताकि पूरे को जब आप इलेबोरेट करेंगे तो आप बाकी चीजों से भी कनेक्ट करके समझ पाएंगे। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज, कॉमिक, ये भी देखो टीजीटी 2010 में पूछा गया। कॉमिक रिलीफ कहाँ इम्प्लाई होता है भाई? देखिए आपने पढ़ा था रिलीफ से ही आपको पता चल रहा होगा कि कॉमिक रिलीफ है, यानी कि किस रिलीफ की जरूरत कब पड़ती है? जब कोई प्रॉब्लम होती है। तो कॉमेडी की जरूरत तभी पड़ेगी जब कहीं ट्रेजेडी होगी। तो ट्रेजेडीज के बीच में
जब स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए बीच बीच में थोड़ा कॉमिक एपिसोड डाल दिए जाते हैं, छोटे छोटे ह्यूमरस एपिसोड डाल दिए जाते हैं, ताकि वो जो ट्रेजेडी चल रही है वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाए, थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाए स्पेक्टेटर्स को, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने में। तो उसको उसको बोलते थे कॉमिक रिलीफ। अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड, एक छोटा सा कोई ह्यूमरस एपिसोड होता है इंटरप्टिंग अ ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी को इंटरप्ट करता था। इंटरप्ट समझते हैं, बाधित करता था। बाधित करने का यहाँ पे मतलब हो गया कि एक स्ट्रेसफुल चल रहा था प्लॉट, और एक कोई बीच में अगर ह्यूमरस एपिसोड आ जाता है तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उसको बोलते हैं कॉमिक रिलीफ। अगला, मोरालिटी प्लेज वन। मोरालिटी प्लेज जो थे वो प्रोड्यूस हुए थे 15th एंड 16th सेंचुरीज में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हियर। हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग टू द फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री से कौन बिलोंग करता है? डीजी रॉसेटी। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं इनको यहाँ पे कट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आप उसको याद कर लेंगे, डीजी रॉसेटी। डीजी रॉसेटी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूकोलिक रिफर्स टू। ब्यूकोलिक किसको रेफर करता है? उन पोइट से रेफर करता है जिन्होंने पेस्टोरल पोइट्री लिखी थी। अब पेस्टोरल पोइट्री क्या होती है? पेस्टोरल पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जो जन साधारण की जिंदगी से संबंधित होती है, उसमें किसी शेफर्ड की लाइफ होती है। इस तरह की पोइट्री को पेस्टोरल पोइट्री या पेस्टोरल पोएम भी कहते हैं। तो ब्यूकोलिक उन पोइट्स को कहते थे जो पेस्टोरल पोइट्री लिखते थे। आप लिख सकते हैं, पेस्टोरल पोइट्री जो लिखते थे उन्हें ब्यूकोलिक कहा जाता था, ठीक है। एन अलेक्जेंड्राइन इज अ वर्ड्स लाइन इन। आप जो अलेक्जेंड्राइन होती है वो उसमें कितनी जो है लाइंस होती हैं? तो हेक्सामीटर। कंप्लीट द सेंटेंस। एस्थेटिक मीन्स, एस्थेटिक का मीन क्या होता है? एस्थेटिक मीन्स सोरो, डिसअपियर, ब्यूटी, प्लेजर। ब्यूटी इज द राइट आंसर हियर। कंप्लीट द सेंटेंस। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो। जो आपका रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, यानी फॉर्च्यून का रिवर्सल होता है ट्रेजिक हीरो के साथ में, उसको बोलते हैं कैथारसिस। एक मिनट, कंप्लीट द सेंटेंस। द रिवर्सल, सॉरी, दिस इज द राइट आंसर, पेरिपेशिया। कंप्लीट द सेंटेंस। मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ सैटर्न्स प्रेजेंस। इस तो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, सॉरी बेटा, ये आपका कुछ गलत प्रिंट हो गया है, आगे चलते हैं। व्हाट इज यूफोनी? यूफोनी आपका क्या है? प्लीजेंट साउंड है, ठीक है। और अगर कैकोफोनी आ जाएगा, CACO, CACOPHONY, कैकोफोनी आएगा तो ये आपका हार्स साउंड होता है। हार्स का मतलब समझते हैं ना? सॉरी, हार्स होता है, यानी कि बड़ा ही भद्दा, कड़वा, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला। तो यूफोनी आपका अच्छा साउंड होता है, प्लीजेंट साउंड। हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस? पोएटिक जस्टिस वर्ड को किसने इन्वेंट करके पॉपुलराइज किया था? राइमर। व्हाट इज सोलिलोक्वे? सोलिलोक्वे क्या है भाई? ये किसी भी जब कोई एक्टर अपने मन की बात को बोल रहा होता है जोर से, तो उसको सोलिलोक्वे बोलते हैं। तो एन एक्टर्स स्पीच थॉट, सीक्रेट थॉट, किसी भी एक्टर की सीक्रेट थॉट होती है, अटर्ड अलाउड, यानी उसका सीक्रेट थॉट है, यानी वो अपने मन की बात कह रहा है, किसी को नहीं पता वो बात, बट वो बात वो अलाउड यानी कि जोर से अटर कर रहा है।
तो ये होता है आपका सोलिलोक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? ट्रेजिक फ्लॉ होता है कि जिसकी वजह से ट्रेजेडी आती है, कोई एक ऐसा पॉइंट उसके कैरेक्टर में जिसकी वजह से वो इस ट्रेजेडी को प्राप्त होता है। तो व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट? हैमलेट में क्या आपका ट्रेजिक फ्लॉ रहा? हैमलेट स्टोरी आपने पढ़ी हुई है। वोल्टिंग एम्बिशन, वोल्टिंग एम्बिशन, ये आपका हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ था। अगला, अ लिरिक इज, लिरिक क्या है? लिरिक एक शॉर्ट पोएम है, अ लॉन्ग पोएम है, या एक ऐसी पोएम है जो गॉड की प्रेज में लिखी गई है, ट्रिम्फल सॉन्ग है। तो लिरिक एक शॉर्ट पोएम है इन विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज और हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स। ठीक है, लिरिक और बैलेड में आपने अंतर समझा? बैलेड एक फोक सॉन्ग होता है जिसमें एक स्टोरी होती है, पॉपुलर स्टोरी होती है जो कि ट्रांसमिट होती है लोगों में, बाय पीपुल टू द पीपुल। और लिरिक एक शॉर्ट पोएम होती है जिसमें पोएट अपनी इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। कंप्लीट द सेंटेंस, सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी, ये तीन चीजें किस में पाई जाएंगी? कॉमन सेंस लगाइए आप। एपिक में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ओड में भी नहीं, सटायर तो व्यंग होता है। सो बैलेड इज द राइट आंसर हियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म अभी आपने पढ़ा था ना, पोएटिक बैंक्रप्सी, लिटरेरी थेफ्ट। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ बी नंबर, साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी। देखिए, पोएटिक में आगे आपका केवल पोएट्री, लेकिन प्लेगरिज्म केवल प्रोज या पोएट्री या किसी एक से संबंधित नहीं है, पूरे लिटरेचर से संबंधित है। कहीं भी कोई भी चीज की चोरी लिटरेचर में यदि होती है, दैट्स कॉल्ड प्लेगरिज्म। तो लिटरेरी थेफ्ट इज राइट आंसर। Find out the correct option. A sonnet consists. A sonnet consists 14 lines. Complete the sentence. Comus is. Comus आपका जॉन मिल्टन ने लिखा था, और कोमस एक मास्क है। अभी आप जॉन मिल्टन की सीरीज को ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप जरूर पढ़ेंगे। What is aside? ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। aside क्या होता है? Addressed in words that the other actors are not supposed to hear, यानी कि ऐसे वर्ड्स में एड्रेस किया जाता है कि दूसरे एक्टर्स उसको सुन नहीं रहे होते। ठीक है, ये असाइड है। कंप्लीट द सेंटेंस। डर्ज मीन्स, डर्ज का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। डेथ सॉन्ग होता था ना ये, इसलिए इसको सॉन्ग ऑफ ग्रीफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हु मेनी पार्ट्स, सॉरी यहाँ पे हाउ होना चाहिए था, ये हु गलत है यहाँ पे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रिल्यूड? प्रिल्यूड में कितने पार्ट्स हैं भाई? प्रिल्यूड में 14 पार्ट है, इसलिए 14 इज द राइट आंसर है। ओके, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। द मोर हेस्ट मतलब जितनी ज्यादा आप जल्दी करेंगे उतनी स्पीड आपकी कम होगी। तो ये इपिग्राम का आपको देखने में तो ये इरोनी लग सकता है, बट दिस इज इपिग्राम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इपिग्राम। तो यहाँ से आपकी ये सीरीज आज कंप्लीट हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, एंड आई होप कि आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको अपनी प्रिपरेशन में से काफी मदद मिलेगी। आप लोग प्लीज पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के बाद में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख के भेजें कि आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, और अपने सुझाव भी मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।